आरब को हॉस्पिटल से आए हुए 15 दिन गुजर चुके थे और अब उसके पैरों का प्लास्टर भी कट चुका था। मगर आरब को अभी भी चलने फिरने के लिए दूसरों के सहारे की ही ज़रूरत पड़ती थी। इशिका ने आरब को डिनर करवाया और मेडिसिन देने के बाद उसे सुला दिया। इसके बाद इशिका ने बचे हुए कामों को फिनिश किया और फिर सोफे पर जाकर सो गई। अचानक रात को इशिका को कुछ आवाज़ सुनाई दी तो उसकी नींद खुल गई। उसने स्विच ऑन करके देखा तो अरब बुरी तरह ठंड से कांप रहा था और ये आवाज़ उसके दांत किटकिटाने की थी। इशिका घबराई हुई तुरंत उसके पास पहुंची और उसके ऊपर ब्लैंकेट डालकर उसके हाथों को रब करने लगी। मगर अरब की हालत में कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अभी भी उसी तरह कांप रहा था। इशिका ने उसके सर पर हाथ रखा तो उसका शरीर गर्म तवे की तरह तप रहा था और यह ठंड भी उसी बुखार की वजह से था। अरब इस वक्त बेहोशी के आलम में था, इसलिए उसे दवा भी नहीं दी जा सकती थी। इशिका ने उसके हाथ पैरों को बार बार रब करना शुरू कर दिया, मगर आरब की कपकपी बंद नहीं हुई तो इशिका घबरा गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इशिका खुद से ही बड़बड़ाई। आरब को इस तरह ठंड से कांपता देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। आरब कंबल में भी बुरी तरह से कांप रहा था। अब उसे ठंड से बचाने के लिए इशिका के पास एक ही रास्ता था। वह झिझकते हुए बेड पर गई और पल भर के लिए सोचा और फिर अरब के कंबल में घुस गई। उसे ऐसा करते हुए बहुत घबराहट हो रही थी, मगर उसने किसी तरह खुद को काबू किया और फिर उसने जोर से अरब को अपनी बाहों में कस लिया। कुछ देर बाद ही अरब की कपकपी धीरे धीरे कम होने लगी और उसे इस तरह सुकून से सोता देख इशिका की आंख भी लग गई। सुबह जब अरब की आंख खुली तो उसे खुद के ऊपर भार महसूस हुआ। उसने देखा तो इशिका उससे चिपक कर सो रही थी। यह देखकर अरब हैरान रह गया और एकटक इशिका को देखने लगा। सोई हुई इशिका उसे इस वक्त बेहद मासूम और खूबसूरत लग रही थी। वह बिना पल के झपकाए इशिका को अभी देख ही रहा था कि देखते देखते उसके हाथ खुद ब खुद आगे बढ़कर इशिका के चेहरे पर आए बालों को हटाने लगे। आरब ने फिर इशिका के माथे पर एक चुंबन जड़ दिया। इशिका कुनमुनाई, मगर उसकी आंख नहीं खुली। वह अभी भी उसी तरह अरब को पकड़े सोई रही और अरब उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। इस समय अरब को इशिका पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने भी अपनी बाहें इशिका के इर्द गिर्द लपेट दी और चुपचाप से अपनी आंखों को बंद कर लिया। इशिका के जिस्म से उठती भीनी भीनी खुशबू और उसकी करीबी अरब को मदहोश कर रही थी। अरब उसी मदोसी की खुमारी में आंखें बंद कर लेटा लेटा फिर से सो गया। इशिका भी सारे दिन की थकावट और रात देर तक जागने के कारण देर तक सो ही रही। यहाँ आदित्य के घर में ऋतु अखबारों के कॉलम से रोज अपने लिए वैकेंसी ढूंढने का काम कर रही थी और जहाँ भी उसे खुद के लिए जॉब के आसार नजर आ रहे थे, इंटरव्यू देने जा रही थी, मगर अभी तक बात नहीं बनी थी। आज भी वह अखबार में छपी सेक्रेटरी की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही थी। उम्मीद तो थी उसे कि यहाँ पर काम मिल जाएगा, मगर फिर उसे अपनी किस्मत को देखकर हंसी आ जाती थी। मगर फिर भी उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा और आज भी वह वक्त से इंटरव्यू देने के लिए घर से निकल गई। आज वह इंटरव्यू टाइम से पहुंचना चाहती थी, मगर हाय रे उसकी किस्मत। जब वह सड़क पर पहुंची तो एक भी रिक्शे वाले ने रिक्शा नहीं रोका। सभी सवारी लेकर आ जा रहे थे। हाय रितु, अगर तू आज भी टाइम से नहीं पहुंची तो इंटरव्यू देने से पहले ही तेरी जॉब खतरे में आ जाएगी। वह खुद से बड़बड़ाती हुई बोली। ये सारे के सारे लोगों को आज ही इम्पोर्टेंट काम था। सभी रिक्शा वाले फुल आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? क्यों ना किसी से लिफ्ट लिया जाए। उसने खुद से ही कहा तो उसे खुद का ही विचार अच्छा लगा और वह एक दो गाड़ियों से लिफ्ट लेने की कोशिश भी की। गाड़ियों को रोकना चाहा, मगर किसी ने भी उसे भाव नहीं दिया और उसे इग्नोर करके गाड़ियां चलती बनी। यह देखकर रितु को बहुत गुस्सा आया। तभी उसके मन में एक शैतानी आइडिया आया। वह सामने से आती सफ़ेद कलर की कार के सामने जानबूझकर इस तरह से आई कि गाड़ी रुकते रुकते भी रितु की उस गाड़ी से टक्कर हो गई। रितु ने जानबूझकर खुद को गिरा लिया और अपने पैरों को पकड़कर बोली, हाय मार डाला रे। उसकी चीख सुनकर वहां आसपास भीड़ इकट्ठा होने लगी और सभी गाड़ी वाले को कोसने लगे। कार में बैठे व्यक्ति ने हड़बड़ी में कार को ओपन किया और बाहर निकला। सामने नजर तमाशा करती रितु को देखकर चौंक पड़ा। तुम? रितु भी उसे देखकर चौंक गई, क्योंकि कार वाला व्यक्ति और कोई नहीं, रोहित था। अब तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे टक्कर मार दी। मेरे पैर में इतनी चोट लग गई है। अब मैं इंटरव्यू देने के लिए कैसे जाऊं? आज मेरा इंटरव्यू है। अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंची तो मेरी जॉब लगने से पहले ही चली जाएगी।
इतना कहकर रितु रोने लगी। तुम सब गाड़ी वाले अपनी आंखें बंद करके गाड़ी चलाते हो क्या? माँ भीड़ में खड़े एक आदमी ने कहा। एक तो हम मिडिल क्लास वाले कैसे कैसे अपनी जिंदगी की मुश्किलों से लड़ते हैं, जबकि तुम लोग आकर एक ही बार में सपनों के साथ हमारी हड्डियां भी चकनाचूर कर जाते हो। तभी दूसरा आदमी बोला, अब भला बताओ ये इंटरव्यू देने कैसे जाएगी? अभी तो जॉब भी नहीं लगी है और हॉस्पिटल का खर्चा ऊपर से। उनकी ऐसी बातें सुनकर अब रितु को भी रोहित के लिए बुरा लगने लगा था। नहीं नहीं, आप लोग इस तरह से मत बोलिए, मैं मैनेज कर लूंगी। फिर मैं रोहित से बोली, बस आप मुझे इंटरव्यू वाली जगह पर ड्रॉप कर दीजिए, उसके बाद आगे मैं खुद मैनेज कर लूंगी। इतना भी ज़्यादा चोट नहीं लगी है कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ऐसे कैसे चोट नहीं लगी है? रोहित को रितु के हाव भाव से पता लग रहा था कि वह शायद झूठ बोल रही है। इसलिए वह तुरंत आगे बढ़ते हुए बोला, चोट मेरी वजह से लगी है, इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। उसके बाद मैं तुम्हें खुद इंटरव्यू वाली जगह पर ले जाऊंगा। फिर वह भीड़ की तरफ मुखातिब होकर बोला, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इन्हें मैं खुद अपनी जिम्मेदारी पर लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर वह रितु को अपनी बाहों में उठाने लगा। तो रितु तुरंत बोली, नहीं नहीं, मैं खुद चलकर बैठ जाऊंगी। इस पर रोहित बोला, अरे अरे, अभी तो तुम रो रही थी कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है, फिर तुम खुद कैसे चल पाओगी? इतना कहकर रोहित ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। रितु आंखें फाड़े बस उसे देखती रही। 10 बजे के करीब इशिता की आंख खुली तो उसने देखा कि वह आरब के बेड पर उसकी बाहों में थी और उसने भी उसे अपनी बाहों में लिया हुआ था। यह देखकर इशिता के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। आखिर कभी उसने और आरब ने मिलकर यही तो सपना देखा था, एक दूसरे की करीबी का, एक दूसरे के प्यार का। उसने धीरे से आरब के सिर को छुआ तो उसका बुखार अब हल्का कम था और अब आरब का कांपना भी बंद था। इशिका ने धीरे से आरब के हाथ को अलग करना चाहा, तभी आरब की नींद खुल गई और यह देखकर इशिका हड़बड़ा गई। इस समय आरब का हाथ इशिका के हाथों में था और अरब की नजरें इशिका के चेहरे पर। इशिका को लगा कि अब अरब उस पर गुस्सा करेगा, इसलिए वह पहले ही बोल उठी, वह आपको रात में बुखार बहुत ज़्यादा था और आप ठंड से कांप रहे थे, बस इसलिए मैं यहाँ। यह सब बातें इशिका अपनी आंखें बंद करके एक साथ ही कह गई और उसे इस तरह घबराते देख अरब के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मगर उसने अपनी हंसी को अपने अंदर जब्त किया और कहा, अब मेरा हाथ छोड़ोगी? उसकी इस बात पर इशिका आश्चर्य से उसे देखने लगी तो वह अपना हाथ दिखाता हुआ बोला, जिसे इशिका ने पकड़ रखा था, इसे छोड़ने का इरादा है तुम्हारा या नहीं? इशिका ने अरब का हाथ ऐसे छोड़ा जैसे गलती से हाथ की जगह कोई सांप पकड़ लिया हो और वह जल्दीबाजी में उठने लगी। तभी उसके बाल अरब की शर्ट के बटन में फंस गए और इशिका उठते उठते रुक गई। वह लाचारगी से अरब की तरफ देखी तो अरब भी उसे ही देख रहा था। इशिका मन ही मन डर रही थी कि कहीं अरब गुस्सा न करे, इसलिए वह हड़बड़ी में बाल निकालने की कोशिश कर रही थी, जिससे उसके बाल खिंच गए और वह दर्द से करा उठी। इशिका गुस्से से बोली, मुझसे नहीं निकल रहा है यह। वहीं अरब इशिका को लगातार एकटक देखे जा रहा था। वह उसके चेहरे के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को देखते हुए कहीं खो सा गया और अपने जज्बातों में बोला, तुम मुझसे दूर ना जाओ, इसीलिए ये बाल अब साजिश पर उतर आए हैं। यह सुनकर इशिका को एक झटका लगा और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह अरब को एकटक देखने लगी तो अरब को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह तुरंत संभल कर बोला, रुको मैं देखता हूँ। इस वक्त अरब नीचे लेटा था और इशिका उसके ऊपर थी और यह सिचुएशन दोनों को बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था। अरब इशिका के बाल को बटन से निकालने की कोशिश कर रहा था और इशिका अब उसे एकटक देख रही थी। इस वक्त अरब के चेहरे पर जरा सा भी गुस्सा नहीं था, इसलिए वह इशिका को बहुत ही प्यारा लग रहा था। अरब इशिका के बालों को अपने बटन से निकाल दिया था, मगर इस बात का एहसास इशिका को नहीं था। वह अभी भी अरब को एकटक देख रही थी। यह देखकर अरब कुछ पल के लिए ठिठक गया, मगर फिर इशिका से बोला, ये लो तुम्हारे बाल निकल गए। अरब इशिका को देखते हुए बोला तो इशिका को ध्यान आया वह अभी किस सिचुएशन में है। उसे इस तरह देखकर अरब ने आंखों के इशारे से पूछा, क्या है? कुछ नहीं, इशिका मुस्कुराकर बोली और झट से अरब के गाल को चूम लिया। इशिका की इस हरकत पर जहां अरब अवाक रह गया, वहीं इशिका फौरन बाथरूम में घुस गई। उसकी इस हरकत पर अरब मुस्कुरा दिया। उसके हाथ इस वक्त उस जगह पर थे जहां इशिका ने किस किया था। यहाँ रोहित ने जब
रितु के चेहरे के उड़ते हुए रंग को देखा तो मन ही मन गुस्से से भर उठा। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि यह लड़की झूठ बोल रही है। फिर वह मन ही मन बोला, तुम्हें तो मैं अब अच्छे से बताऊंगा कि इस तरह नाटक करने के फायदे क्या हैं। यह सोचते हुए वह रितु को अपनी कार के पास ले गया और गाड़ी खोलकर उसने रितु को फ्रंट सीट पर बैठाया। अब दूसरी तरफ का डोर खोलकर खुद कार में बैठ गया। सुनो, तुम अपनी सीट बेल्ट बांधो। रोहित के ऐसा कहने पर रितु उससे आंखें चुराते हुए अपनी सीट बेल्ट को बांध ली तो रोहित ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। हाँ तो मिस रितु, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। यह सुनकर रितु घबरा गई क्योंकि उसे तो कुछ हुआ ही नहीं था और दूसरी बात वह अपने इंटरव्यू के लिए लेट हो रही थी, इसलिए जल्दी से बोली, नहीं नहीं, पहले मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, वरना मैं लेट हो जाऊंगी। लेकिन तुम्हारे पैरों में तो चोट लगी है, कैसे जा पाओगी इंटरव्यू के लिए? चलो पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलते हैं। अगर सेहत ठीक रही तो बहुत सारे इंटरव्यू तुम दे पाओगी। मैंने कहा ना मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? रितु गुस्से से बोली। अब तुमने इतना हंगामा किया है तो मैं तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाकर ही रहूंगा। रोहित भी गुस्से से बोला, देखिए, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, इसलिए सॉरी जो मैंने हंगामा किया। बात बस इतनी सी है कि मुझे टाइम पर इंटरव्यू के लिए पहुंचना था, मगर ना तो एक भी ऑटो खाली मिला और ना ही कोई और गाड़ी वाला लिफ्ट दे रहा था। बस इसलिए मुझे यह नाटक करना पड़ा। रितु अपनी आंखें बंद करके बोली, आई एम सॉरी। तुम्हारी सॉरी कहने से क्या हो जाएगा? रोहित भी अब गुस्से से बोला, तुमने देखा ना कि मुझे वहां खड़े लोग किस तरह टोंट मार रहे थे। हमेशा हम अमीरों को यह तोहमत लगाते रहते हैं कि हम खुद से छोटे लोगों को दबा कर रखते हैं, मगर वे खुद नहीं जानते कि मिडिल क्लास वाले लोग कैसे अपना उल्लू सीधा करने के लिए हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। रितु ने अपनी गर्दन झुका ली। आई एम सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर मेरे लिए नौकरी बहुत ज़रूरी है। रितु की आंखों में नमी आने लगी थी। मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूँ, बस इसलिए। अगर मैं इस वक्त अपनी मुश्किल में ना होती तो मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करती। इतना बोलते बोलते रितु की आंखों से दो बूंद आंसू टपक पड़े। उसे रोते देखकर रोहित कुछ नरम पड़ गया और बोला, ओके ओके, अब रोना मत शुरू कर दो। तुम लड़कियों की यही बहुत बुरी आदत है, जरा सा कुछ कहो तो बस अपने टेसुए बहाना शुरू कर देती हो। कहाँ है तुम्हारा इंटरव्यू? रितु ने उसे एड्रेस बताया। सुनकर रोहित चौंक गया, मगर फिर चुपचाप गाड़ी आगे बढ़ा दी। हर रोज की तरह सुबह उठकर अनन्या घर के कामों में लगी हुई थी। आन्या को स्कूल भेजना और अनबई की जरूरत को पूरा करना, साथ ही सबके लिए नाश्ता बनाने में किचन में जुटी हुई थी, नीलम भाभी के साथ। तभी अनंत की आवाज़ जोर से आई, अनन्या मेरी टाई कहाँ है? नहीं मिल रही है। लो, आ गई आवाज़। अब अनंत की चीज़ें तब तक नहीं मिलेंगी जब तक अनन्या तुम खुद जाकर नहीं दोगी, या फिर उसके ऑफिस का टाइम नहीं हो जाता। जाओ जाकर उसकी चीज़ें ढूंढ कर दो। नीलम भाभी हंसते हुए बोली तो अनन्या भी मुस्कुरा दी और साथ ही शर्मा भी गई। यह अनंत के रोज का रूटीन था। तभी अनंत की एक बार फिर आवाज आ गई, अनन्या, अनन्या कहाँ हो तुम? अरे इससे पहले कि इस घर के सभी लोग तुम्हारे कमरे में पहुंच जाएं, तुम अपने कमरे पहुंचो। नीलम भाभी ने लगभग उसे धक्का देते हुए कहा। अनन्या नीलम भाभी को देखकर शर्मा गई और अनंत के इस तरह बार बार चिल्लाने पर हल्का गुस्सा भी हो गई। क्या हुआ अनंत, आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? अनन्या रूम में आते हुए बोली। अनन्या देखो ना, मेरी टाई नहीं मिल रही है। अनंत अनन्या को गुस्से में देखकर मासूमियत से उसके पास आकर बोला। तो अनन्या बेड पर रखी टाई देकर बोली, यहीं पर तो है अनंत। हाँ, यहीं पर तो है, मगर मुझे मिलती ही नहीं है। वह उसके गले में प्यार से हाथ डालकर खड़ा हो गया। अब आपको टाई मिल गई, अब मैं जाऊं? ऐसे कैसे, सिर्फ टाई मिलने से क्या होता है? मुझे बांधनी थोड़ी ना आती है। शादी से पहले तो आती थी, हाँ, मगर शादी के बाद किसी ने मेरी ऐसी आदत बिगाड़ दी कि अब टाई बांधना ही भूल गया। उसकी ऐसी बातें सुनकर अनन्या का गुस्सा फुर्र हो गया। वैसे भी वह सिर्फ गुस्सा करने का नाटक कर रही थी। अनन्या ने मुस्कुराते हुए उसके गले में टाई बांध दी। अब हो गया, मैं जाऊं? मेरी घड़ी नहीं मिल रही है अनन्या, अनंत ने फिर से कहा। तो वही मेज पर रखी घड़ी उठाकर मैं अनंत को दी। अनंत ने बजाय घड़ी लेने के अपने हाथों को आगे बढ़ा दिया। अनन्या ने उसके हाथ में घड़ी पहना दी और फिर जाने लगी। मेरा रुमाल, अनन्या ने फिर उसे उठा दिया
और वापस जाने लगी। हर बार उसकी मुस्कान गहरी होती जा रही थी। फिर वह जाने लगी। मेरा वॉलेट। अनन्या ने उसे भी उसकी जेब में डाला और फिर जाने के लिए मुड़ी। मेरी गुड मॉर्निंग किस, अनंत ने कहा तो अनन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। अनंत, हर सुबह आप पता नहीं ये क्या नाटक लगा रखते हैं। मिसिस ओबराय, आप मेरे इतने प्यारे रोमांटिक मूड को बकवास का नाम दे रही हैं। मैं अनन्या को गले लगाते हुए बोला। मिस्टर ओबराय, आप रोज एक ही नाटक करते थक नहीं जाते? ओह, इसलिए आपको मेरा रोमांस बकवास लग रहा है। मिसिज ओबराय, कोई बात नहीं, कल से कुछ अलग ट्राई करेंगे, अनंत ने कहा। मगर आज की मेरी गुड मॉर्निंग किस। इतना कहकर अनंत ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए तो अनन्या ने भी उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और अनंत का साथ देने लगी। इशिका इस वक्त अपने रूम में थी और तैयार हो रही थी क्योंकि आज उसका बर्थडे था। उसने इस वक्त बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर का गाउन पहन रखा था जो उसके गोरे रंग पर बहुत ही प्यारा लग रहा था। इस वक्त इशिका अपने रूम में अकेली ही थी और अपने मेकअप को फाइनल टच देते हुए गले में एक पतली नेकलेस पहन रही थी जब अचानक से उसे अपनी गर्दन पर किसी और के हाथों का एहसास हुआ। उसने तुरंत आईने में देखा तो अपने पीछे अरब को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अरब ने उसके गले में नेकलेस पहनाते हुए हल्के से उसके कंधे को चूम लिया। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, अरब बोला। भगवान करे तुम्हें सारी दुनिया की खुशियां मिलें। थैंक यू। इशिका के गाल शर्म से गुलाबी हो उठे। बहुत प्यारी लग रही हो, आरब इशिका को आईने में ही देखते हुए अपने दोनों हाथ उसकी कमर में डालकर उसके कंधे पर अपने चेहरे को टिकाते हुए कहा। इशिका भी आरब की तरफ पलटी और उसके कंधे पर अपने दोनों हाथों को फंसाते हुए उसे एक भरपूर नज़र देखती है जो कि सफ़ेद कलर के थ्री पीस सूट में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। कमाल, तो तुम भी लग रहे हो मिस्टर अरब। सच्ची? आरब इशिका की आंखों में प्यार से देखता हुआ बोला। मुझी। इशिका ने भी आरब की आंखों में देखते हुए ही जवाब दिया। मेरे तो भाग ही खुल गए जो इतनी खूबसूरत लड़की ने मेरी तारीफ कर दी। इतना कहकर आरब मुस्कुरा दिया तो इशिका भी हंस दी। मगर तुम यहाँ कैसे? अब इशिका ने खुद को संभाला और बोली। दरवाजे से, आरब ने इत्मीनान से कहा। इस पर इशिका उससे दूर होते हुए बोली। वेरी फनी, मगर इस वक्त मेरे कमरे में किसी ने देख लिया तो? देखने दो, आरब उसकी पतली कमर में अपने हाथ डालकर खुद के करीब खींचता हुआ बोला। मुझे परवाह नहीं है, बड़े बहादुर बन गए हो, इशिका हंसते हुए बोली। कोई शक है तुम्हें? ज़्यादा नहीं, बस इतना कि सारी बहादुरी बस अकेले में ही दिखानी है, वरना लोगों के सामने तो डर लगता है। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, इशिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। आरब उसकी कमर को पकड़कर खुद के और करीब करते हुए बोला। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब आरब और ऋषिका एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनकी सांसें भी अब एक दूसरे से उलझ रही थीं। आरब ऋषिका के होठों को अपने हाथ के अंगूठे से रब करता हुआ उसे इंटेंसिटी से देखने लगा। इस पल में वह बिल्कुल ऋषिका के होठों में खो गया था। ऋषिका भी अपनी बढ़ी हुई धड़कनों के साथ एकटक आरब की आंखों में देख रही थी और आरब वह तो उसके गुलाब की पंखुड़ियों की तरह नरम होठों को देखने में ऐसा लीन हुआ कि उसे उसकी तलब जाग उठी और वह इशिका के होठों की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि इशिका ने उसके मुंह पर हाथ रखते ही पलटकर खड़ी हो गई। आरब ने एक गहरी सांस ली और बोला। सच, तुम बिल्कुल अनरोमांटिक हो। ऐसे मौके पर भी कोई दूर हटता है क्या? आरब के इस तरह से करीब आने से इशिका की धड़कनें बेतहाशा बढ़ गई थीं और उसे कुछ घबराहट भी होने लगी थी। इसलिए वह अरब को खुद से दूर कर देती है, मगर अरब के लिए अब उसे बुरा भी लग रहा था। प्लीज अरब, अब तुम जाओ यहाँ से, वरना कोई देख लेगा, इशिका बेचैनी से बोली। देखने दो, अपनी बीबी के पास हूँ, लाइसेंस है तुम्हारे करीब आने का। मत भूलो कि अभी किसी को पता नहीं है इस बारे में। मत पता हो, तुम्हें तो पता है ना। आरब इशिका के कंधे को पकड़कर उसे करीब कर अपनी पीठ को खुद से सटाते हुए बोला। तुम मेरी पत्नी हो तो तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त तो गुजार ही सकता हूँ। फिर वह उसकी गर्दन पर उंगली फिराते हुए बोला। तुम्हें किस भी कर सकता हूँ। इतना कहकर उसने उसकी गर्दन पर किस कर लिया तो इशिका चिमुक उठी और तुम्हारे गले। इसके आगे अरब कुछ बोलता, इशिका ने अपना हाथ उसके होठों पर रख दिया और शर्माती हुई उसके सीने से लग गई। उसकी इस तरह झुकी झुकी पलकें और शर्म से लाल हुए गाल को देखकर अरब मुस्कुराता है। मैं तो बस इतना कह रहा था
कि मैं तुम्हारे गले में अपना लाया हुआ तोहफा भी खुद अपने हाथों से पहना सकता हूँ? आरब ने उसकी आंखों के आगे बहुत ही खूबसूरत चैन लहराते हुए बोला, जिसमें डायमंड की पेंडेंट लगी हुई थी। इशिका ने उसे अपने हाथों में लिया और बोली, मेरे लिए है? हाँ, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। कितना खूबसूरत है। मेरी जान से ज्यादा नहीं, आरब बोला। अगर इजाजत हो तो इसे तुम्हारे गले में पहना दूं? इशिता चुपचाप जाकर ड्रेसिंग के सामने खड़ी हो गई। आरब भी उसके पीछे आया और उसके बालों को कंधे से हटाते हुए अपनी लाई गिफ्ट को इशिका के गले में पहना दिया और फिर उसके दोनों कंधों को पकड़ लिया। अब लग रहा है ये खूबसूरत। थैंक यू इतना प्यारा गिफ्ट लाने के लिए। सिर्फ थैंक यू? आरब नाराज होते हुए बोला। तुम्हें पता है इसे लेने में मेरा 2 घंटे का टाइम वेस्ट हुआ और तुम एक छोटा सा थैंक यू बोलकर निकल लो? तो मुझे रिटर्न गिफ्ट चाहिए, आरब तुनक कर बोला। मगर मैं तो कोई गिफ्ट लाई ही नहीं तुम्हारे लिए। इसी का भी मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोली। उसकी फिक्र मत करो, मुझे अपना गिफ्ट लेना आता है। इतना कह वह इशिका की तरफ जैसे ही अपने कदम बढ़ाता है, इशिका 2 कदम पीछे हो लेती है। यार कम से कम गले तो लगा लो मुझे, आरब इशिका की हरकतों से इरिटेट होते हुए बोला। जब से शादी हुई है मैं अपनी ही बीवी को गले लगाने के लिए भी तरस गया हूँ। इतना कहकर वह एक झटके से इशिका को अपनी ओर खींचता है और गले से लगा लेता है। अब जाकर मिला सुकून, आरब उसे अपनी बाहों में भींचता हुआ बोला। उसने इशिका को इतनी जोर से खुद में भींचा हुआ था कि उसकी सांस रुकने लगी थी। अब हो गया ना, तो तुम जाओ यहाँ से वरना कोई आ जाएगा, इशिका परेशान सी बोली। थोड़ी देर रुको ना यार, अभी तो अच्छे से महसूस भी नहीं किया तुम्हें। आरब अपनी आंखें बंद किए इशिका पर अपनी पकड़ और कसकर खुद के करीब कर लेता है। इशिका उसके इस तरह के बर्ताव पर पिघल जाती है और उसे डर लगता है कि कोई भी कमरे में आ जाएगा तो क्या सोचेगा। इसलिए वह आरब से खुद को दूर हटाते हुए बोली, प्लीज आरब, पार्टी का घर है, कोई आ गया तो तमाशा बन जाएगा, खास तौर से मम। मगर जैसे ही इशिका आरब को खुद से दूर करने लगी तो इशिका के बाल आरब की शर्ट के बटन में फंस गए। तुम मुझसे दूर ना जाओ इसलिए ये बाल अब साजिश पर उतर आए हैं, आरब ने कहा तो इशिका उसे असमंजस से देखने लगी। जाने माने एक तुम हो जो मुझसे दूर जाने की रट लगाती हो, वरना तुम्हारा रोम रोम चाहता है कि मैं तुम्हारे पास रहूं। और उसके सबूत ये बाल हैं जो मेरी शर्ट के बटन में इस तरह उलझ गए हैं कि आप छोड़ना ही नहीं चाहते। आप बातें बहुत अच्छी करते हैं मिस्टर आरब, लेकिन यह वक्त नहीं है इन सब बातों का। और किस चीज का वक्त है? वैसे मैं और भी बहुत कुछ बहुत अच्छा करता हूँ, आरब ने इशिका के कान में धीरे से कहा। तो इशिका शर्म से लाल हो उठी और आरब को धक्का मारते हुए बोली, नीचे जाने का वक्त है, पार्टी में इस वक्त। जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा दिल अब एक पल भी नहीं लगता है। इतना कहकर आरब ने जाते हुए इशिका के गाल पर अपने प्यार की निशानी छोड़ते हुए कहा। तभी एक झटके से बाथरूम का दरवाजा खुला और इशिका बाथरूम से निकली तो आरब भी अपने अतीत की यादों से लौट पड़ा। इस समय आरब की नज़र इशिका पर पड़ी तो उसका मन बगावत कर एकटक उसकी आंखें इशिका को देख रही थी, जो सुबह सुबह नहाकर बिल्कुल फ्रेश नजर आ रही थी। कितना हसीन ख्वाब की तरह इशिका का जिंदगी में आना था। कितना प्यार करते थे अरब इशिका एक दूसरे से। जाने किसकी नज़र लग गई कि अब सब कुछ बिखर गया। बीवी तो आज भी है इशिका अरब की, साथ रहते भी हैं दोनों, मगर फिर भी मीलों के फासले हैं दोनों के बीच। अरब अभी अपनी सोचों में ही गुम था कि इशिका रेडी होकर नीचे चली गई। आज सुबह जो कुछ भी उन दोनों के बीच हुआ था उसके बाद इशिका आरब से निगाह चुराने पर मजबूर थी। और ये सब देखकर ना चाहते हुए भी आरब के होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। आह, काश फिर सब कुछ सपने जैसा हो जाता, आरब खुद से बड़बड़ाते हुए बोला और फिर उठकर बाथरूम की तरफ चल दिया। रितु के बताए एड्रेस पर रोहित उसे लेकर पहुंचा। वहां खड़ा गार्ड जब आकर रोहित की गाड़ी का गेट खोलने के लिए आगे बढ़ना चाहा तो उसने इशारे से मना कर दिया। गार्ड का सिर चकरा कर रह गया, क्योंकि आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मगर फिर साथ में बैठी लड़की को देखकर गार्ड मुस्कुरा दिया। तो तुम इस ओबराय कंपनी में इंटरव्यू के लिए आई हो? रोहित रितु को देखते हुए पूछा। तो रितु बोली, हाँ, ये इस देश की नंबर 1 कंपनी है। अगर मुझे यहाँ काम मिल गया तो मेरी लाइफ सेट हो सकती है। वैसे अब तुम जा सकते हो। अजीब लड़की हो, रोहित उसे घूरते हुए बोला। काम निकल गया तो तुमने मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक रही हो? नहीं, मेरा मतलब था कि अब तुम्हें भी
तो काम पर जाना होगा। आखिर घर से निकले तो कहीं पहुंचने के लिए ही हो ना। हाँ, रोहित सोचते हुए बोला। ठीक है, पहले तुम अंदर जाओ, उसके बाद मैं भी चला जाऊंगा। रितु अंदर जाने लगी तो रोहित ने पीछे से आवाज दिया। रितु पलटी और प्रश्नवाचक निगाहों से पूछी, क्या है? बेस्ट ऑफ लक एंड यू डोंट वरी, जॉब तुम्हें ही मिलेगी। यह सुनते ही रितु के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। थैंक्स, इतना कहकर वह कंपनी के अंदर चली गई। यहाँ इशिका नीचे आई तो हॉल में ही आरव की मम्मी पापा बैठे हुए थे। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग पापा। इशिका उन दोनों को गले लगाकर बोली। गुड मॉर्निंग बेटा। उन दोनों ने ही उसे प्यार से जवाब दिया। आज इशिका को पहले की तरह खुश देखकर उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, क्या बात है बेटा, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। तभी रसोई घर से रोशनी आते हुए बोली, लगता है आरव भैया से पैचअप हो गया है। इतना कहकर रोशनी हंस दी तो रोशनी की बात सुनकर तीनों हंसती हैं और इशिका चुपचाप किचन में चली जाती है। क्या बात है इशिका भाभी, आज तो आपके चेहरे का नूर छिपाए नहीं छिप रहा है। रोशनी इशिका को कंधे पर कंधा मारकर बोली तो वह भी हंस दी। दरअसल इशिका अरब की फैमिली को बहुत पहले से जानती थी और उन सबको इशिका बहुत पसंद थी। इशिका का भी उनके साथ दोस्ताना व्यवहार था, जो कुछ कारणों की वजह से कुछ दिनों के लिए ठंडा पड़ चुका था, मगर अब फिर रिश्तों में वही गर्माहट लौट रही थी। आरब के मम्मी पापा इशिका को हमेशा अपनी बेटी मानते थे और इशिका भी उनसे अपने दिल की हर बात शेयर करती थी। उसे बचपन से जो अपने माँ का प्यार हासिल नहीं हुआ था, वह कांता देवी के रूप में उसे मिल चुका था और अब वह खुद को खुशनसीब समझती थी कि उसे सास ससुर के रूप में एक और माँ बाप मिल गए हैं। इशिका ने रोशनी की मदद से ब्रेकफास्ट बनाया और सबको देने लगी तो कांता देवी ने पूछा, बेटा आरब ने नाश्ता कर लिया? नहीं माँ, आप नाश्ता कीजिए, मैं उनके लिए कमरे में ही लेकर जाती हूँ। तभी आरब सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ दिखा तो मोहनदास बोले, लो आरब आ गया। क्या बात है बेटा, आज तुम रेडी हो? जी पापा, मैं सोच रहा हूँ आज से ऑफिस जाना शुरू कर दूँ। काफ़ी काम पेंडिंग पड़ा है। लेकिन बेटा अभी तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। मैं पहले से काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ पापा, और ज़्यादा दिन लीव पर रहने पर ऑफिस में नुकसान हो सकता है। इतना कहकर उसने एक नज़र ऋषिका पर डाली, जो सर नीचे किए चुपचाप नाश्ता प्लेट में लगा रही थी, मगर कभी कभी नज़र उठाकर वह आरब को भी देख लेती थी और जब आरब की निगाह भी उससे मिलती तो वह नजरें चुरा लेती। रितु ऑफिस के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि एक लंबी लाइन लगी है इंटरव्यू देने वालों की। वह इतने लोगों को देखकर अनकंफर्टेबल हो गई। वह घबराई हुई सी वहीं पर बैठ गई। एक एक कर बारी बारी सभी का नाम बुलाया जाता है तो उठकर वह इंटरव्यू देने के लिए अंदर जाती है और फिर मुंह बनाकर लौट आती है। यह देखकर रितु और घबरा गई कि पता नहीं उसे नौकरी मिलेगी भी या नहीं। मगर जब वह अंदर गई तो उसके क्वालिफिकेशन को देखा गया और चंद सवाल पूछकर उसे सिलेक्ट कर लिया गया। वह खुशी से झूम उठी और गेट तक निकलते निकलते तो बाकायदा नाचने ही लगी थी। फिर वापस अपने घर लौट आई क्योंकि उसे कल से ज्वाइन करना था। उसे इस तरह से खुशी से नाचते और ऑफिस से निकलते हुए रोहित ने देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और बोला, पागल लड़की। रितु जल्दी से घर पहुंची और आदित्य का इंतजार करने लगी। रिश्तों के नाम पर अब उसके पास सिर्फ एक आदित्य ही तो था, जिसके साथ वह अपनी खुशी या गम बांट सकती थी। आज पूरे दिन इंतजार करने के बाद उसे पता चला कि दिन में सिर्फ घंटे ही नहीं बल्कि मिनट और सेकंड भी होते हैं और वह सब मिलकर दिन को बहुत लंबा बना देते हैं। कहने का मतलब यह है कि रितु के लिए आज का दिन बहुत लंबा था। शाम हुई तो आदित्य घर आया। रितु उसे देखकर बहुत खुश हुई और बोली, आदित्य भैया जल्दी से रेडी हो जाइए, हम डिनर बाहर करने चलेंगे। क्या बात है, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। खुशी की बात है तो खुश होना तो बनता ही है। ऐसी भी क्या खुशी की बात है? आदित्य सोचते हुए बोला। तो रितु बोली, मुझे ओबराय कंपनी में सेक्रेटरी की जॉब मिल गई। क्या? आदित्य चौंका। तुमने ओबराय कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था? आदित्य बोला, और मुझे नौकरी भी मिल गई। पागल, तुम्हें नौकरी करनी थी तो मुझसे पहले ही कहती, अब तक तो कब की तुम्हारी नौकरी लग चुकी होती, क्योंकि ओबराय कंपनी खुराना कंपनी की पार्टनर है। और अगर तुम मुझसे पहले कह देती तो अपने साथ मैं तुम्हें खुराना कंपनी में ही काम लगवा देता। हाँ, मगर मैं नौकरी अपने दम पर पाना चाहती थी, रितु बोली। चलो कोई बात नहीं, फिर दोनों तैयार होकर डिनर के लिए चल दिए।
अगले दिन रितु जल्दी से तैयार होकर समय से ऑफिस पहुंची। आज वह बहुत उत्साहित थी क्योंकि आज उसकी नौकरी का पहला दिन था। वह रिसेप्शन पर पहुंची तो उसे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि यहाँ उसे छोटे बॉस की सेक्रेटरी बनकर काम करना होगा। फिर वह प्यून को इशारा करके उसके छोटे मालिक के केबिन तक ले जाने को कहती है। रितु प्यून के साथ खुशी खुशी ऑफिस के अंदर गई। प्यून ने उसे छोटे बॉस के केबिन के आगे खड़ा कर बोला, मैम यही है हमारे छोटे बॉस का केबिन। ठीक है अब तुम जाओ, कहकर रितु ने दरवाजे को नॉक किया और बोली, मे आई कम इन सर। यस कमिंग। रितु अंदर गई तो टेबल के उस पार एक शख्स सूट बूट पहने दीवार की तरफ मुंह किए बैठा हुआ था। सर वो मैं आपकी नई सेक्रेटरी रितु। जानता हूँ। इतना कहकर व्हील चेयर पर बैठा सर एक झटके से आगे मुड़ता है तो रितु उसे आश्चर्य से देखते अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। तुम? आरब आज इतने दिनों बाद ऑफिस आया था, उसके बाद भी वह ऑफिस में बैठा इशिका के बारे में सोच रहा था। दिन पर दिन इशिका का बिहेवियर स्वीट होता जा रहा था। तो क्या इशिका ने उसे माफ कर दिया? मगर वह तो उससे नफरत करती थी। नफरत तो तू भी उससे करता था। तभी उसके अंदर की आत्मा ने जवाब दिया। मगर क्या नफरत कायम रह सका? आरब को कुछ जवाब नहीं सूझा। सच ही तो है, वह भी कहाँ नफरत कायम रख सका। उसकी नफरत इशिका के लिए तभी तक थी जब तक वह उससे दूर था। करीब होते ही करीबी अपना असर करने लगी और नफरत मोहब्बत में बदलने लगी। तो क्या इशिका भी पिछली बातों को भुलाकर अब फिर से नई जिंदगी शुरू करना चाहती है? शायद हाँ। वह भी इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी उसके केबिन का दरवाजा खुला और अनंत अंदर आकर उसके सामने बैठ गया। मगर अरब अपनी सोच में इतने गहरे तक डूबा था कि उसे अनंत का आना पता ही नहीं चला। यह देखकर अनंत ने उसके सामने चुटकी बजाई और बोला, ऑफिस में है भाई, अब तो इशिका के ख्यालों से बाहर निकल। अरब हड़बड़ा गया। तुझे कैसे पता मैं इशिका? आगे के शब्द उसके मुंह में रह गए तो अनंत जोर से हंस पड़ा। तेरे चेहरे पर लिखा है कि तू इशिका के बारे में सोच रहा है। और वैसे भी अब इंसान इस उम्र में अपनी मोहब्बत के बारे में ही तो सोचेगा ना। इबादत करने की अभी तेरी उम्र नहीं है। आरब ने उसे घूरा और फिर अपनी आंखें बंद करके अपनी चेयर की पुस्त से सिर टिका लिया। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अनंत ने उसे इस तरह से देखा तो पूछा। तू यहाँ कैसे? आरब उसके सवाल को इग्नोर करता हुआ बोला, घर पर फोन किया था तेरा हालचाल जानने के लिए। पता चला कि तू आज ऑफिस गया है तो सोचा यहीं मैं आकर तुझसे मिल लूं। हाँ, आरब ने बस इतना ही कहा। यार, हम आज भी दोस्त हैं। तू मुझे अपनी परेशानी बता सकता है? बता तुझे क्या हुआ है। अगर कोई परेशानी है तो हम दोनों मिलकर। कोई परेशानी नहीं है। अनंत की बात बीच में ही काटता हुआ आरब बोला, बल्कि परेशानी की बात ही यही है कि कोई परेशानी है ही नहीं। मतलब? अनंत उलझा हुआ सा बोला। इशिका का नेचर आजकल बहुत स्वीट होता जा रहा है। आरब उससे नजर चुराते बोला। तो अनंत हंस दिया। तो क्या डॉक्टर ने तुझे मीठा खाने से मना कर दिया है? अनंत प्लीज, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं भी कहाँ मजाक कर रहा हूँ यार। ये तो अच्छी बात है ना, किसी का तेरी तरफ झुक रही है। आखिर कब तक तू भी नाराज रहेगा? छोड़ ये रंजिश और फिर से पुराना आरब बन जा, जो इशिका को दीवानगी की हद तक चाहता था। कैसे भूल जाऊं सब कुछ? नहीं भूला जाता। आरब कसमसाकर बोला। 3 साल मेरे जीवन के, 3 साल बर्बाद कर दिए उन लोगों ने। इन 3 सालों में उन लोगों ने मुझे क्या से क्या बना दिया। क्या मैं तुझे वही अरब लगता हूँ? नहीं, पत्थर बना दिया है मुझे। एक मशीन की तरह हो गया हूँ जिसमें अब कोई भावना ही नहीं रह गई। 3 साल से मैं पत्थर बनकर जी रहा हूँ और तू कह रहा है कि एक पल में भूल जाऊं सब। अरब की आंखों में नमी भर आई थी। मैं जानता हूँ अरब कि तेरे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन उस एक लकीर को थामे रखोगे तो जिंदगी भर पत्थर की तरह ही जीना पड़ेगा। शिक्षिका ने तुम्हारी तरफ कदम बढ़ा दिया है, अब तुम्हारी बारी है। उसका हाथ थाम लो। अगर उसने थककर अपने कदम रोक लिए तो फिर तुम दोनों की सारी जिंदगी पत्थर की हो जाएगी। आरब ने एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। ऋषिका ने जिस विश्वास के साथ अपना कदम बढ़ाया है, उस विश्वास को डगमगाने मत दो आरब। अनंत आगे बोला, यह बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि ऋषिका का इसमें कोई कसूर नहीं है। तुम्हें ड्रग्स देने के बाद उसे भी ड्रग्स दिया गया था। जानते तो हो ना तुम। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक हुआ और हम कुछ भी नहीं कर पाए। गलती अगर तुम्हारी नहीं है तो इसी का भी बेकसूर ही है। तुम्हें क्या लगता है 3 साल सिर्फ तुमने ही सजा काटी है? नहीं, तुम्हारी सजा में इसी का भी बराबर की हकदार रही है।
जिस तरह से तुमने दिन रात अपने आप को काम में झोंक दिया है, उसने भी खुद को सुकून नहीं लेने दिया। पूरी दुनिया से एक तरह से कट गई थी वह। खुद को अकेला कर लिया था उसने। मैं और अनन्या इस बात के गवाह हैं। वह भी दिन रात जलती रही तुमसे जुदा होकर। उसने जो कुछ भी किया था वह ड्रग्स के बस में होकर किया था। आरब ने बेबसी से अपने होठों को बेच लिया, जैसे वह अपने गुस्से को जब्त कर रहा हो। नहीं, तुम इस तरह से नाराज हो कि उसने तुम पर विश्वास नहीं किया, पर यह बात वह जानती भी नहीं कि उसने तुम पर अविश्वास जताया है। आरब मेरे भाई, बंद करो उसे रंजिश दिखाना, उसे दुख देना। इसी का एक सच्ची लड़की है, उसके दिल में छल कपट जैसी कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर वह तुमसे सच्चे दिल से प्यार करती है तो तुम भी तो उसे दीवानगी की हद तक प्यार करते हो। मेरी मानो, मिटा दो अपने बीच की ये दूरियां, खत्म कर दो फासले। कुछ नहीं रखा है इन रंजिशों में। और अगर रंजिश निभाना भी है तो उनसे निभाओ जो इनके असली हकदार हैं। आरब कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठा अनंत को सुनता रहा। अनंत उसे कुछ पल देखता रहा और फिर बोला, अगर तू कदम नहीं उठा पा रहा है तो हम तेरी हेल्प कर सकते हैं। आरब मुंह से तो कुछ नहीं बोला, मगर उसकी निगाहें अनंत की तरफ उड़ गईं, मानो पूछ रहा हो कैसे। क्यों ना आज हम सब चारों डिनर पर चलें? कुछ अच्छा वक्त साथ में गुजर जाएगा, पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। और वह अभी भी खामोश था तो अनंत बोला, ज्यादा मत सोच, तू इसिका को लेकर शाम को होटल प्लाजा पहुंच जाना। रात का डिनर हम वहीं करेंगे। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वह जाने लगा तो आरब बोला, अनंत, तू ही उसे फोन कर देना। उसकी हालत पर अनंत मुस्कुराया। ठीक है, मैं और अनन्या उसे फोन कर देंगे, पर प्लीज तू समय से रेडी रहना। आरब ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। रितु का मुंह आश्चर्य से खुला हुआ था। तुम तुम नहीं, आप बोलिए। मत भूलिए मैडम रितु कि आप इस ऑफिस में महज एक सेक्रेटरी हैं और हम आपके बॉस। रोहित ने गंभीर लहजे में कहा। हाँ, रितु हकबकाई सी बोली। मगर तुम, मेरा मतलब है कि आप इस ऑफिस में कैसे? क्योंकि ये ऑफिस ओबराय कंपनी का है और मैं रोहित ओबराय हूँ। मगर आपने पहले बताया क्यों नहीं कि आप इस कंपनी के मालिक हैं? रितु बोली, उस दिन संगी तो आई थी आपके। एक तो आपने मुझसे कुछ पूछा नहीं, और दूसरा बिना पूछे मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। रोहित ने जवाब दिया, अब बातें बहुत हो चुकी मिस रितु, बेहतर होगा कि अब कुछ काम कर लिया जाए। जी ठीक है, तो जाइए और जाकर सबसे पहले मेरे लिए एक कॉफी लेकर आइए। जी। इतना कहकर रितु उस केबिन से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद रोहित मुस्कुराया और उस दिन को याद करने लगा जब उसने रितु को ओबराय कंपनी के बाहर छोड़ा था। वह तब तक समझ चुका था कि इस नौकरी की रितु को शायद बहुत ज़रूरत है, तभी तो उसने इतना रिस्क लिया था। और फिर पहली मुलाकात में ही रितु से जहीन और समझदार लड़की लगी थी, इसलिए उसने इंटरव्यू लेने वाली अपनी फैमिली से उसकी सिफारिश की थी, उसे नौकरी दे दी जाए। मगर तब उसे नहीं पता था कि वह लोग इसे मेरी सेक्रेटरी बना देंगे। इतना याद आते ही रोहित मुस्कुराने लगा। दरअसल जब वह कंपनी संभालने के लिए कंपनी आना शुरू किया तो सबने तय किया कि उसे भी एक सेक्रेटरी की ज़रूरत थी, और इसीलिए उन्होंने यह वोकेशन निकाली थी। और जब रोहित खुद इस पद के लिए रितु का नाम सजेस्ट किया तो उन्होंने भी उसे ही चुन लिया, क्योंकि वह वाकई में इस पद के काबिल भी थी। अनंत और अनन्या ने खुद ही इसिका को फ़ोन किया और शाम को रेडी होने के लिए कह दिया कि आज हम चारों ही डिनर पर चलेंगे। इशिका ने जब यह सुना तो वह बहुत खुश हो गई, क्योंकि एक अरसा बीत चुका था जब वह चारों इस तरह से एक साथ कहीं गए हों। वह अपने पुराने दिनों को याद करते हुए खुशी खुशी चलने के लिए हामी भर दी। आरब भी खुश था इस तरह डिनर पर जाने से। उसे भी पुराने दिनों की कमी खलती थी, जब वह चारों मिलकर कितनी मस्ती किया करते थे। शायद कॉलेज में भी इतनी मस्ती नहीं की होगी। मगर ये चंद साल, आरब ने एक गहरी सांस ली और खुद को इन तकलीफों से मुक्त किया। जो होना था सो हो चुका। अनंत ठीक कहता है, पिछली बातों को पकड़कर बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो सब कुछ भूलकर मुझे इशिका के साथ आगे बढ़ना ही होगा। इशिका ने तो अपने कदम बढ़ा दिए हैं मेरी तरफ, अब मेरी बारी है। ये फैसला करते ही मानो आरब के सर पे से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। अब वह काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था खुद में, और उसके चेहरे पर इस वक्त एक प्यारी सी स्माइल भी थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और उसमें से उसने एक ड्रेस सेलेक्ट की और उसे घर पर कोरियर कर दिया, अनन्या के नाम से, कि यही ड्रेस पहनकर डिनर पर चलना है। शाम को जब आरब घर लौटा
तो इशिका उसकी भेजी ड्रेस पहनकर तैयार हो रही थी। इशिका उस ड्रेस में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि आरब का दिल आज फिर से बगावत करने पर उतारू हो गया था। वह एकटक दरवाजे पर खड़े होकर इशिका को देखने लगा। आरब को लग रहा था कि इशिका ने उसे अब तक नहीं देखा है, मगर इशिका जो आईने के पास खड़ी होकर रेडी हो रही थी, उसने ड्रेसिंग में आरब को खुद की तरफ देखते देख लिया था। पर वह भी अब अनजान बनकर चुपचाप अपने मेकअप को फाइनल टच दे रही थी। मगर जब काफ़ी देर हो गई और आरब अभी भी उसमें खोया हुआ था, तो इशिका खुद ही उसकी तरफ मुड़ी और उसके पास पहुंच गई। मगर आरब को होश तब आया जब इशिका ने उसकी आंखों के आगे अपना हाथ लहराकर चुटकी बजाई। आरब ने जब इशिका को अपने इतने करीब देखा, तो यह देखकर आरब हड़बड़ा गया और वहां से हटकर बाथरूम की तरफ जाने लगा। तभी इशिका ने उसका रास्ता रोक लिया। क्या? वह अपनी जेब मिटाने के लिए झल्ला गया। मैं कैसी लग रही हूँ? इशिका उसकी मनोदशा समझकर मुस्कुराती हुई बोली। आरब ने उसे ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रहा हो, और फिर बोला, बिल्कुल किसी चुड़ैल की तरह। यह सुनकर इशिका मुस्कुराई और बोली, कमाल हो गया है। आजकल के मर्दों के टेस्ट का भी आजकल के मर्द चुड़ैल को भी बड़े गौर से देखते हैं। इतना सुनना था कि आरब ने गुस्से से उसे घूरा और फिर बाथरूम में चला गया। बाथरूम के बाहर इशिका मुस्कुराई, तो वहीं अंदर आरब भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। शाम को होटल प्लाजा में अनंत, अनन्या और इशिका, आरब लगभग एक साथ ही पहुंचे। अनन्या ने इशिका को देखा तो उसके गले लगते हुए बोली, अरे वाह, तुम तो बड़ी प्यारी लग रही हो इस ड्रेस में। हाँ, तो तुम्हारी पसंद है, बुरी कैसे हो सकती है? अनन्या चौंक कर बोली, मेरी पसंद? हाँ, तुमने ही तो इस ड्रेस को भेजा था आज रात पहनने के लिए, इशिका ने बताया। इस पर अनन्या बोलती है, नहीं तो, मैंने तो तुम्हारे लिए कोई ड्रेस सेलेक्ट नहीं की। अगर तुमने नहीं भेजा तो फिर? तभी इशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अनन्या भी समझ गई कि जरूर ये आरब ने ही भेजा होगा। तो मिस्टर अकड़चंद सीधे सीधे न देकर मेरे नाम से तुम्हें ड्रेस दिया। फिर दोनों हल्के से हंस दी। इधर अनंत आरब मिल रहे थे। आरब के चेहरे पर जहाँ हल्की मुस्कुराहट थी, वहीं इशिका को खिलखिलाते देखकर अनंत बोल पड़ा, इशिका हंसते हुए बड़ी प्यारी लग रही है। इस पर आरब तुरंत बोला, तू अनन्या पर ध्यान क्यों नहीं देता? जलनखोर, अनंत बोला। अब तुझसे इतना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं उसकी तारीफ भी कर दूं। हाँ, नहीं बर्दाश्त होता है तो नहीं होता है, आरब ने पूरे एटीट्यूड से कहा। चल अंदर चलकर डिनर करते हैं, अनंत उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ बोला। जब से इशिका आरब की जिंदगी में आई है, आरब उस पर बस अपना ही अधिकार समझता है। वह उसे लेकर बहुत पॉजिटिव है और इस बात के लिए अनंत उसे हमेशा चढ़ाते रहता है। सभी अंदर पहुंचे तो वहां उनके नाम की टेबल बुक थी। चारों ने कुर्सियां संभाली। हॉल में होटल वाले हल्की हल्की सॉन्ग के साथ म्यूजिक बजा रहे थे, जिस पर एक शख्स गुनगुना रहा था धीरे धीरे, और सभी वहां बैठे खाने के साथ म्यूजिक का भी लुत्फ उठा रहे थे। अनन्या और इशिका जब से यहाँ आई थी, बस खुद में ही मगन थी। देख रहे हो तुम इन लोगों को, हमारी तो जरा सी भी कदर ही नहीं है, अनंत नाराज होते हुए बोला। हमसे तो जैसे कोई मतलब ही नहीं है, बस खुद से मतलब है। तो ऐसा कुछ कर कि ये तुम्हारी कदर करने लगे, आरब बोला। बिल्कुल, अनंत बोला और आरब का हाथ खींचता हुआ एक तरफ बढ़ने लगा। मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? तू भी तो मेरी ही कश्ती का मुसाफिर है। इतना कहकर अनंत आरब को खींचकर वहां लेकर गया जहाँ स्टेज पर कोई गाना गुनगुना रहा था। उसने उसके हाथ से माइक लिया और फिर अनंत खुद ही गाने लगा। ओ स्वीटी स्वीटी, तुझसे कितना मैं छुपावागा, ओ स्वीटी स्वीटी, दिल दे गल कह जावागा। अनन्या और ऋषिका दोनों ने ही यह आवाज़ जब सुनी तो आश्चर्य से अनंत को स्टेज पर खड़े गाते हुए देखने लगी। वो क्यूटी गोटी चाहे नजारा मुस्सा फेरीजा, ओ स्वीटी स्वीटी दिल विच मैं रह जावागा। अनंत अरब के हाथों में माइक पकड़ा देता है। गाते हुए अरब एकटक इशिका को देखने लगता है और इशिका भी उसे देखने लगती है। फिर अरब अनंत दोनों एक साथ, ओ स्वीटी स्वीटी, तुझसे कितना मैं छुपावागा, ओ स्वीटी स्वीटी, दिल दे गल कह जावागा। ओ क्यूटी कूटी चाहे नजरा मुस्सा फेरी जाओ, स्वीटी स्वीटी दिल विच मैं रह जावागा। गाना खत्म होते ही हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आरब और अनंत दोनों ही वापस अपनी टेबल पर आकर बैठ गए। क्या बात है, आज मूड बड़ा रोमांटिक हो रहा है, अनन्या आरब और अनंत दोनों को छेड़ते हुए बोली। तो अनंत ने जवाब दिया, क्या करूं, तुम्हारा ध्यान मुझ पर था ही नहीं। इतना कहकर उसने अनन्या के हाथों को पकड़ा और उसे चूम लिया। ये देखकर अनन्या हड़बड़ा गई और इसी का आरब की तरफ देखने लगी।
दोनों के ही होठों पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी, तो अनन्या ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा। बदले में अनंत ने और कस के पकड़ लिया और बोला, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा हाथ छोड़िए। अनन्या अभी भी नजर नीचे किए हुए बोली। तो अनंत बोला, तुम इन लोगों से शर्मा रही हो। अरे मैंने इन्हें रोका थोड़ी ही है। अगर ये चाहे तो एक दूसरे को किस भी कर लें। उसकी ऐसी बातें सुनकर इशिका जो पानी पी रही थी, उसके मुंह से तुरंत पानी गिर गया और वह खांसने लगी। आरव ने तुरंत इशिका की तरफ पानी का गिलास बढ़ा दिया। सुन, अपनी हरकतें थोड़ी कम कर, वरना किसी दिन तेरी हरकतें किसी की जान ले लेंगी। आरव गुस्से से अनंत को देखते हुए बोला। अभी अनंत उससे कुछ जवाब देता कि तभी वेटर आया और ऑर्डर लेकर चला गया। थोड़ी देर में उन सबका खाना टेबल पर लग गया और सभी लोग खाना खाने में बिजी हो गए। अनंत ने अनन्या के हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था और अनन्या उसे अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश में लगी हुई थी। यह देखकर आरव इशिका ने एक दूसरे को देखा और फिर चुपचाप नजर झुकाकर खाना खाने लगे। न चाहते हुए भी उन दोनों को अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब वह भी पहले डिनर पर या कहीं भी जाते थे तो कैसे सबकी नज़र से छुपाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया करते थे। और आज सारी आज़ादी मिलने के बाद भी झिझक होती है। कुछ ही देर में उनका खाना खत्म हो गया तो ये सब वहाँ से उठकर चल दिए। अभी उन्होंने होटल के गेट को पार ही किया था कि तभी एक लड़की फोन पर बात करते हुए आई और आरव से टकरा गई। इससे पहले कि वह गिरती, आरव ने उसे थाम लिया। वह लड़की भी तुरंत खुद को संभाल कर बोली, सॉरी सर, गलती मेरी थी। मैं फ़ोन पर इतनी बिजी थी कि आपको देख नहीं पाई। अभी आरव कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी न जाने कहाँ से रोनित वहाँ आ गया और बोला, अरे मैम, आपको सॉरी कहने की क्या ज़रूरत है? सॉरी तो इसे कहना चाहिए जो ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाता है। एक्सक्यूज़ मी, उस लड़की ने रोनित को देखते हुए कहा, जबकि यहाँ आरव के साथ साथ इशिका, अनन्या और अनंत भी उसे गुस्से से घूरे जा रहे थे। अरे मैडम, आप नहीं जानती इस शख्स को। यह 3 साल पहले एक लड़की के रेप के जुर्म में गिरफ्तार भी हो चुका है। रोनित अपनी बेशर्मी की हद पार करता हुआ आरव की तरफ देखता हुआ बोला। यह सुनकर लड़की जो अब तक आरव के पास बेहिचक खड़ी थी, वह तुरंत 4 कदम पीछे हट गई। उसके चेहरे पर अनजानी सी घबराहट हावी हो गई और वह बिना कुछ बोले जल्दी से दौड़कर होटल के अंदर चली गई। इधर लड़की के जाते ही अनंत गुस्से से रोनित का कॉलर पकड़ते हुए चीखा, क्या बकवास कर रहा है तू? इसे बकवास करना नहीं, सच्चाई बताना कहते हैं आनंद। तुम्हें क्या लगता है इसने जो किया है वह इतनी जल्दी लोगों के जहन से मिट जाएगा और तुम लोग सुकून से रह पाओगे? हाँ, अगर इशिका ने मुझसे शादी कर ली होती तो शायद मैं ये बात भूल ही जाता, मगर अब। उसने आरव इशिका पर एक नज़र डालते हुए बोला, अब यह नामुमकिन है। मेरे रहते तुम लोग कभी भी सुकून से नहीं रह पाओगे। मैं जब तक लोगों को ये याद दिलाकर तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलता ही रहूंगा। इतना सुनना था कि आरव आगे बढ़ा और उसने गुस्से से एक पंच लगा दिया। रोनित के चेहरे पर पंच इतना जोरदार था कि रोनित के मुंह से खून बहने लगा था, मगर रोनित दुखी होने की जगह हंसने लगा। इतने से क्या होगा आरव, थोड़ा और चोट दो मुझे। जब चोट ज्यादा रहेगी तभी तो पुलिस कंप्लेंट भी लिखेगी। इतना सुनना था कि जहां आरव गुस्से में भर उठा, वहीं अनंत बात को समझते हुए आरव को रोने से दूर करने लगा। छोड़ दे उसे यार, वह तो है ही गिरा हुआ गंदी नाली का कीड़ा। उसे छूकर तू अपने हाथ क्यों गंदे कर रहा है? मुझे गंदी नाली का कीड़ा कह रहे हो या अपने दोस्त की हिफाजत कर रहे हो ताकि वह पुलिस स्टेशन ना जाने पाए? मगर कब तक ऐसा कर पाओगे तुम? उसकी बातें सुनकर आरव तिलमिलाकर रह गया। वह खुद को अनंत की कैद से छुड़ाने की भरकस कोशिश कर रहा था, मगर अनंत ने भी उसे मजबूती से पकड़ा हुआ था। अरे मैं वह दीमक हूँ जो तुम्हारी खुशियों को धीरे धीरे कर चट कर जाऊंगा। मेरे रहते हुए तुम लोग कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। और खास करके यह आरब इशिका। फिर वह इशिका की तरफ बढ़ता है। इशिका उसे खुद की तरफ आते देखकर 2 कदम पीछे चली जाती है। कहाँ तक भागोगी ईसू डार्लिंग? आज नहीं तो कल तुम्हें वापस मेरे पास ही आना है। मजबूर कर दूंगा तुम्हें मैं इतना ज्यादा कि तुम खुद ब खुद लौटकर मेरे पास आओगी और मेरी बाहों में पनाह मांगोगी। इतना सुनना था कि इशिका ने भी उसे एक जोर का थप्पड़ मार दिया। रोनित अपने गाल को सहलाता हुआ पहले तो उसे गुस्से से देखता है, मगर फिर अपनी आंखों में बेशर्मी भरकर बोला, मेरे रहते हुए तुम कभी किसी और की नहीं हो पाओगी। मैं तुम्हें किसी और का होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि तुम पर सिर्फ मेरा हक है, तुम्हें छूने का, तुम्हें प्यार करने का और तुम्हें इस्तेमाल करने का भी। इतना कहकर रोनित ने एक नज़र सब पर डालता हुआ वहां से चला गया।
तो इशिका की आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर आरब भी गुस्से से चुपचाप जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। अनन्या इशिका के पास जाकर उसे चुप कराते हुए बोली, तू खुद को उस कमीने की वजह से तकलीफ क्यों दे रही है? तू तो जानती है ना कि वह कैसा है। मेरे साथ ही क्यों अनु? क्यों हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता है? जब भी मैं थोड़ी सी खुशी महसूस करती हूँ, क्यों कोई ना कोई आकर मेरी खुशियों को ग्रहण लगा देता है। क्या मुझे कभी कोई खुशी नहीं मिलेगी, या मुझे खुश होने का अधिकार ही नहीं है? आखिर भगवान चाहते क्या है मेरी जिंदगी से? ऐसा कुछ भी नहीं है ईशु। कभी कभी बहुत ज़्यादा खुशियाँ पाने के लिए छोटे मोटे गम सहना पड़ता है। अब क्या पता तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है तो उसके बाद अच्छा भी तो हुआ है। तुम हम कहा इस नीच और गलीच इंसान की बातों को दिल से लगाकर अपना दिल मत दुखाओ। वैसे भी उसकी औकात ही क्या है कि वह कुछ कर पाए। देखना एक दिन तुम्हें भगवान बहुत सारी खुशी देगा, और मेरा दिल कहता है कि अब वह दिन बहुत जल्द आएगा। कभी कभी तो जी चाहता है कि मैं खुद को ही खत्म कर लूं। इसी का बिल्कुल निराश होकर बोली, खबरदार, जो तुमने ऐसा कुछ भी कभी सोचा या कुछ करने की कोशिश की भी तो। बहुत मुश्किल से अनंत और अनन्या ने इशिका को समझाकर उसे आरब के साथ घर भेजा। इतनी अच्छी शाम इस तरह से बर्बाद हो जाएगी, यह उनमें से किसी ने नहीं सोचा था। इशिका चुपचाप कार में बैठ अपना सर पीछे करके आंख बंद किए हुए थी। उसकी आंखों से अभी भी रह रहकर कभी कभी आंसू निकल पड़ते थे। आरब ये सब देख रहा था और गुस्से से भरा जा रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था रोनित पर, जो इतनी अच्छी शाम को इतना बुरा बना गया। गुस्सा आ रहा था उसे खुद पर कि वह आगे बढ़कर अपनी इशिता के आंसू तक नहीं पहुंच पा रहा है। और गुस्सा आ रहा था उसे इशिका पर भी कि पहले वह जितनी मजबूत थी, अब वह दिन पर दिन उतनी ही कमजोर होती जा रही है। इस तरह से आंसू बहाना उसने पहले तो नहीं सीखा था, फिर अब क्यों? मगर इन सबसे बेखबर हुई इशिका चुपचाप आंखें बंद किए हुए बैठी हुई थी। एक पल के लिए भी उसने आंखें नहीं खोली। आरब ने गाड़ी को अपने बंगले में जाकर रोक दिया। गाड़ी के रुकने के एहसास होते ही इशिका ने अपनी आंखें खोली, और जब देखा कि वह घर पहुंच गई है तो चुपचाप गाड़ी से उतरी और अपने रूम की तरफ चली गई। आरब ने भी चाबी ड्राइवर की ओर उछाल दिया और उसे पार करके और फिर खुद भी रूम की तरफ चला गया। इन्हें लौटकर आने में रात काफ़ी हो गई थी, तो घर के सभी लोग अब तक सो चुके थे। आरब रूम में आकर देखता है तो इशिका चेंज किए बिना ही चुपचाप सोफे पर जाकर लेट गई थी। ये देखकर आरब चुपचाप बाथरूम में घुस गया और थोड़ी देर में कपड़े चेंज करके बाहर निकला तो देखा इशिका अभी भी उसी तरह लेटी है। जाओ जाकर चेंज कर लो। आरब ने उसे इस तरह से देखा तो इशिका से कहा। तो इशिका बेमन से उठी और कबर्ड से कपड़े निकालकर बाथरूम में घुस गई। इशिका कुछ देर बाद बाथरूम से बाहर निकलकर वापस सोफे की तरफ जाने लगी तो आरब ने उससे कहा, इधर आओ। इशिका चुपचाप आरब की तरफ बढ़ गई तो आरब ने उसका हाथ पकड़कर बेड पर बिठाया। बैठो। इशिका को आरब का बर्ताव थोड़ा अजीब लग रहा था, मगर वह फिर चुपचाप बैठ गई। क्या हुलिया बना रखा है तुमने, और रो क्यों रही हो? आरब ने इस तरह पूछा तो इशिका से अब बर्दाश्त नहीं हुआ और वह जोर जोर से रोने लगी। पागल हो गई हो तुम, जो उस रोनित की बातों को दिल से लगा रही हो? रिश्ता क्या है तुम्हारा उससे? क्यों उसकी बातों को इतनी अहमियत दे रही हो? मैं उसकी बातों को अहमियत नहीं दे रही हूँ, इशिका रोते हुए बोली। मैं सिर्फ अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। क्यों? क्यों हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता है? बचपन से लेकर आज तक मैं कभी घर में भी नहीं रह पाई। घर परिवार क्या होता है ये जानने से पहले ही मुझे हॉस्टल भेज दिया गया। बचपन से लेकर जवानी तक गैरों के बीच में ही रही। कभी घर आती भी थी तो माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ। वहां से पढ़कर आई तो सोचा शायद कुछ दिन अपना परिवार के साथ हंसी खुशी रहूंगी, मगर माँ के बर्ताव ने मुझे घर में भी नहीं रहने दिया, और मैं पूरे परिवार के होते हुए भी अकेली दिल्ली में रहती रही हूँ। अनंत से शादी तय हुई तो उस समय भी मेरी खुशियों को ग्रहण लग गया। तुमसे प्यार किया तो वह भी छिन गया, और अब तुमसे शादी की तो वह रोने। इतना कहकर इसी का रोने लगी। आरब ने उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया और उसकी पीठ पर अपना हाथ फिराकर उसे शांत कराने लगा। क्यों आरब, क्या मुझे कभी भी सुकून से खुशी से रहने की इजाज़त नहीं है? क्यों बार बार मेरी खुशियों पर ग्रहण लग जाता है? क्या मुझे खुश रहने का भी अधिकार नहीं है? मैं एक आम सी जिंदगी जीना चाहती हूँ, जिसका घर हो, परिवार हो, प्यार हो। क्यों मुझे यह सब नहीं मिलता? इसी का आज अपने मन की बातों को होठों के जरिए बयान कर रही थी, वरना अब तक तो वह घुट घुट कर ही रह रही थी। आरब ने उसे और जोर से अपने सीने में भींच लिया। अब रोना बंद करो और चुप रहो।
तुम्हें अधिकार ही नहीं, पूरा हक है खुशी रहने का। कोई भी तुमसे तुम्हारी खुशियां नहीं छीन सकता। मैं छीनने ही नहीं दूंगा। जिसे जितना अब तक करना था कर चुका, मगर अब नहीं। अब तुम मेरी बीवी हो और किसी को यह अधिकार नहीं कि वह मेरी बीवी को रुला भी सके। इतना कहकर आरब ने उसके माथे को चूम लिया। अब आज के बाद तुम्हारी आंखों में मैं कभी आंसू नहीं आने दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। अब से तुम्हारे जीवन में खुशियां होंगी, सिर्फ खुशियां। तुम्हें हंसने, मुस्कुराने, नाचने गाने का पूरा हक होगा। उसकी बातें सुनकर ऋषिका ने अरब की आंखों में देखा तो आज उसे वही पुराना अरब दिखा जो उससे प्यार करता था, उसकी फिक्र करता था, उसकी परवाह करता था। यह सब देखकर उसके मन में जहाँ खुशी की एक लहर दौड़ गई तो वहीं आंखों में आंसू भी आ गए और वह अरब के सीने से जा लगी। इसी का अरब के सीने से लगी सुबकती रही। सुबकते सुबकते ना जाने कब निंद्रा देवी ने उसे अपने आगोश में ले लिया, मगर अरब अभी भी उसे भौं में लिए उसकी पीठ और सर को सहलाकर खुद के होने का एहसास करा रहा था। जब उसने देखा कि इशिका सो गई है तो धीरे से उसे बेड पर सुलाया और ध्यान से उसके चेहरे को देखने लगा। इन दिनों कितना मुरझाया हुआ था उसका चेहरा। सच में बिना किसी कसूर के वह बचपन से ही कितना कुछ झेलती आई है और अब शायद उसका सब्र जवाब दे दिया था, मगर अब नहीं। आरब ने भी मन ही मन निश्चय किया कि अब वह भी इशिका को कोई दुख नहीं होने देगा। उसे भी खुश रहने का अधिकार है और वह सारी खुशियां वह खुद उसे देगा। ऐसा सोचते हुए उसने इशिका के माथे को चूम लिया और उसे ब्लैंकेट उड़ाकर सुला दिया, मगर खुद अभी भी जाग रहा था क्योंकि उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह इशिका के बारे में सोचने लगा और सोचते सोचते उस समय में पहुंच गया जब वह इशिका से पहली बार मिला था। एयरपोर्ट की वह लड़ाई किसी चलचित्र की भांति उसके जहन में चलने लगी थी और उसके बाद की वो तमाम मुलाकात भी। अनंत के साथ उसकी शादी का तय होना, कैसे उस समय वह इशिका से चिढ़ता था, तभी तो उसे मना करता था कि वह इस तरह शादी को मत करे। वह एक जीता जागता तूफान है जो उसके जीवन में कभी भी शांति नहीं ला सकती थी। फिर अनंत के साथ तो उसकी शादी टूट गई और अनन्या के साथ उसकी शादी हो गई, मगर जब आरब को पता चला कि अनंत की शादी अनन्या से करवाने में इशिका का बहुत बड़ा हाथ है तो उसके दिल में इशिका के लिए खास जगह बनने लगी थी। अनंत की शादी के बाद उसने खुद से पहली बार इशिका को अपनी तरफ से दोस्ती का ऑफर किया था, मगर इशिका मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है कहकर वहां से चली जाती है। उसके एटीट्यूड को देखकर आरब मुस्कुरा दिया और बोला, तुम इतनी भी बुरी नहीं हो मिस गलतफहमी। इशिका वहां से चली गई थी, मगर आरब काफी देर तक वहीं खड़ा उसके बारे में सोचकर मुस्कुराता रहा। तभी पीछे से अनंत आया और उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह चौंक गया। क्या बात है, बड़ा अकेले अकेले मुस्कुराया जा रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं। आरब आज मैं पहली बार खुद की हरकतों पर झेप रहा था। अगर मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ तो तू इशिका को देखकर मुस्कुरा रहा था, है ना? हाँ, आरब के मुंह से अचानक निकल गया। फिर जब उसे ध्यान आया तो वह बोला, नहीं नहीं। यह देखकर अनंत मुस्कुरा दिया। सही जा रहे हो बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा तू सोच रहा है। आरब अपने कंधे पर से हाथ हटाता हुआ बोला। तो फिर इतना मुस्कुराया क्यों जा रहा है? अनंत अपनी भौहें सिकोड़कर बोला। इशिका ने तुम्हारी इतनी मदद की तो मैं उसे थैंक यू बोला, तो वह ये कहकर चली गई कि नहीं चाहिए। एक सॉरी ही तो था, रख लेती, मगर नहीं। मिस गलतफहमी है ही एटीट्यूड की दुकान। बस यही सब सोचकर मुस्कुरा रहा था। आरब ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, चल अंदर चलते हैं। इतना कहकर आरब को अनंत अपने साथ अंदर ले गया। अनंत को आरब ने एक्सप्लेन तो कर दिया, मगर सच यह था कि उस दिन पहली बार था जब इशिका के लिए उसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर ने जन्म लिया था, जो वक्त के साथ आगे धीरे धीरे बढ़ता ही गया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।